और क्या तुम्हारा महाराना कुछ नहीं करेगा? मैंने पूछा। वो तो साबिक महाराजा है, उसके तो दीवान से ज्यादा ताल्लुकात होने चाहिए। मैं महाराना को इस मामले में नहीं घसीटना चाहती थी। दुर्गा ने जवाब दिया। कैलाश अगरचे बहुत अरसा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने महाराना को कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तो बात सामने आ गई है, महाराना को भी पता चल जाएगा और जाहिर है उसके पूछने पर मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा और महाराना खामोश नहीं बैठेगा। वो तो कैलाश को मच्छर की तरह चुटकी में मसल कर रख देगा। तुम्हें शुरू ही में महाराना को बता देना चाहिए था, मैंने कहा। उसी वक्त कैलाश का बंदोबस्त हो जाता तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। मैं नहीं चाहती थी कि कोई हंगामा हो, दुर्गा बोली। लेकिन बहरहाल इस मामले ने सर उठाया है तो कुछ करना ही पड़ेगा। कैलाश को अपने जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। वो समझता है कि उसने कुछ दौलत जमा कर ली है तो उसके अंदर बहुत शक्ति आ गई है। और दूसरे गुंडे का क्या हुआ? मैंने पूछा। वो पकड़ा गया या नहीं? नहीं, पुलिस उसे तलाश कर रही है, दुर्गा ने जवाब दिया। उसके अलावा एक और दिलचस्प खबर है। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अखबारात बड़े लोगों के बारे में स्कैंडल बनाने में मौका की तलाश में रहते हैं, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल रात तुम मेरे साथ थे और तुमने गुंडों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। अखबार वालों ने मेरे और तुम्हारे बीच नाते जोड़ने के लिए बड़ी दिलचस्प सुर्खियां लगाई थी। मसलन ये कि दुर्गा देवी के साथ वो सुरमा कौन था जिसने शहर के 2 नामी ग्रामी बदमाशों का बरकस निकाल दिया। क्या दुर्गा देवी बूढ़े महाराना से उकता चुकी है? क्या महाराणा धर्मेश सिंह दुर्गा के साथ किसी नौजवान को बर्दाश्त कर लेगा? वगैरह वगैरह। बात खत्म करते हुए दुर्गा के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। बहुत खुश हो रही हो, मैंने कहा। यह खबर तुम्हारे महाराना तक पहुंच गई तो वो तुमसे इस नौजवान के बारे में जरूर पूछेगा। महाराना को मुझ पर पूरा विश्वास है, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर विश्वास न होता तो वो मुझे यहाँ अकेला ना छोड़ता। मेरी निगरानी के लिए किसी को यहाँ जरूर रखा होता। इससे पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं, मगर महाराना ने कभी ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस मर्तबा तो मामला कुछ संगीन नजर आता है, मैंने कहा। ये दोनों खबरें एक साथ छपी हैं, इसका कुछ न कुछ असर तो होगा। देखा जाएगा, मुझे इसकी परवाह नहीं, दुर्गा ने कंधे उचका दिए। वैसे तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने पूछा। बहुत जल्द ख्याल आ गया, दुर्गा मुस्कुरा दी। तुम लोग तो सो गए थे, मगर मैं रात भर तकलीफ से कराहती रही। सुबह 4 बजे के करीब मैंने कल्पना को जगाया। उसने कड़वे तेल में हल्दी मिलाकर मालिश की तो कुछ सुकून मिला। जरा देखो तो यहाँ सोजन हो रही है क्या? वो मेरी तरफ पीठ मोड़ कर बैठ गई। ये इस जगह बहुत तकलीफ हो रही है, वो बोली। मैंने उंगलियों से उस जगह को टटोला तो दुर्गा के मुंह से सिसकारी सी निकल गई। नील पड़ गया है, मैंने कहा। 2-3 रोज कड़वे तेल और हल्दी की मालिश से ठीक हो जाएगा। ऐसी चोटों के लिए हमारे यहाँ यही इलाज होता है, हल्दी दर्द को खींचती है। हाँ, तुम्हें तो ऐसी बातों का खासा तजर्बा होगा, दुर्गा मुस्कुराई। हाँ, मैंने भी बहुत चोटें खाई हैं, मैंने जवाब दिया। उसी दौरान कल्पना ने हम दोनों के सामने कॉफी टेबल पर चाय रख दी और कालीन पर बैठकर दोबारा सब्जी बनाने लगी। मेरा ख्याल था किचन की तरफ से आते हुए उसने मुझे दुर्गा की पीठ पर हाथ फेरते हुए देख लिया था। वो सर झुकाए सब्जी बनाते हुए मुस्कुरा रही थी। सीता उस रोज दोपहर के खाने के वक्त बेदार हुई थी। अगर उसे झंझोड़ कर ना जगाया जाता तो वो शायद शाम तक सोती रहती। और फिर उसी रात 10 बजे के करीब जयपुर से सीता के पिताजी का फोन आ गया। मैं और सीता अगरचे फोन के करीब बैठे हुए थे, मगर हम में से किसी ने फोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। कॉल दुर्गा ने रिसीव की थी। वो 15-20 मिनट तक कल रात होटल में पेश आने वाले गुंडागर्दी के वाक़े के बारे में बात करती रही और फिर मैंने उसे ये कहते हुए सुना, महाराना, वो मेरा आशिक नहीं रिश्तेदार है, मकराना से आया हुआ है। मैं उसे खाना खिलाने के लिए होटल ले गई थी। नहीं, वो अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ है। ये अखबार वाले तो ऐसे ही हैं, इन्हें तो अखबार बेचना है। तुम्हारे बारे में भी तो कई बार ऐसी बातें लिख चुके हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, हवेली वाले मामले में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, बस अखबार ही से पता चलता है। वैसे मुझे विश्वास है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी और ये मामला ठप हो जाएगा। हाँ ठीक है, जय राम जी की। उसने रिसीवर रख दिया। सीता और मैं सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। तुम्हारे पिताजी भी किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ते नहीं, उसने सीता की तरफ देखते हुए कहा। पहले तो वो कैलाश को जान से मार डालने की बात कर रहे थे, फिर कहने लगे कि वो उसे शहर से ही निकलवा देंगे। इस किस्म के लोगों को तो वाकई शहर से नहीं दुनिया ही से निकाल देना चाहिए। सीता ने अपने बाप की हिमायत की। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। वो दोनों देर तक इस मौजू पर बातें करती रहीं। 3-4 रोज गुजर गए। हम लोग अमली तौर पर हवेली के कैदी बनकर रह गए थे।
दुर्गा ही वो वाहिद हस्ती थी जिसका हवेली के बाहर आना जाना था। कल्पना इसलिए बाहर नहीं जा सकती थी कि वो मामला अभी तक दबा हुआ था। गंगू अभी तक मफरूर था, या तो वो शहर से भाग गया था या शहर में किसी जगह छुपा हुआ था और पुलिस उसे तलाश करने में नाकाम रही थी। रामचंद धोबी और बूढ़ा ठाकर जाहिर है इस शहर में थे। ये अंदेशा बहरहाल मौजूद था कि अगर कल्पना हवेली से बाहर निकली तो देख न ली जाए। सीता भी फिलहाल बाहर नहीं निकलना चाहती थी। मेरे लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं था क्योंकि शमरोज की हैसियत से मुझे कोई नहीं जानता था। मैं आजादी से घूम फिर सकता था, मगर होटल वाले हंगामे से गड़बड़ हो गई थी, जिस वजह से मैं बाहर निकलने से गुरेज कर रहा था। और यूं भी बिगड़े हुए चौकट्टे के साथ बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। 2 रोज और गुजर गए और फिर ये दिलचस्प खबर सुनने में आई कि चंद मुसल्लह डाकुओं ने कैलाश की हवेली पर हमला कर दिया था। ये हमला रात के वक्त हुआ था। कैलाश के दोस्त भी मौजूद थे और किराए की औरतों के साथ रंगरलियां मनाई जा रही थी। डाकुओं ने कैलाश और उसके दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कैलाश को गन पॉइंट पर लेकर उसकी तिजोरी खाली करवा ली थी और घर का सारा कीमती फर्नीचर और कालीन वगैरह आंगन में ढेर करके आग लगा दी गई। दिलचस्पी की बात यह थी कि तमाम सामान कैलाश और उसके दोस्तों ही से उठवा कर बाहर ढेर करवाया गया था। सामान पर गासलेट छिड़क कर उसे आग भी कैलाश के हाथों लगवाई गई थी और वो डाकू जाते हुए उन तीनों औरतों को भी साथ ले गए थे। सितम बरां कैलाश जब इस वाक़े की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा तो सारी बात सुनने के बाद पुलिस ने नकदी और जेवरात लूटे जाने की तो नामालूम डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन कीमती साजो सामान को नजरे आतिश किए जाने की रिपोर्ट नहीं लिखी क्योंकि पुलिस के मुताबिक सामान को आग कैलाश ने खुद अपने हाथों से लगाई थी। किसी दूसरे को इस सिलसिले में मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता था। उससे अगले रोज रात के वक्त कैलाश के साथ एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। बाज नामालूम लोगों ने उसके दफ्तर का ताला तोड़कर तमाम फर्नीचर और फाइलें वगैरह बाहर निकाल कर आग लगा दी थी। हमें गुफ्तगू के लिए एक नया मौजू मिल गया था। मुमकिन है लोग इन वारदातों को पुरस्कार समझ रहे हों, लेकिन हमारे लिए इसमें कोई पुरस्कारियत नहीं थी। सीता के पिताजी ने यह तय कर लिया था कि उसको उसकी गुस्ताखी की सजा देंगे और उसे इस शहर से भागने पर मजबूर कर देंगे और महाराणा धर्मेश सिंह के इस मंसूबे पर अमल शुरू हो चुका था। मेरा चौखटा ठीक हो गया था और कोई तकलीफ भी नहीं हो रही थी। और फिर उस रोज मैंने एक बार फिर हवेली से निकलने का फैसला कर लिया। मैं अपने साथ कल्पना को भी ले जाना चाहता था। कल्पना जिंदगी भर तो हवेली में कैद होकर नहीं रह सकती थी। मैं चाहता था उसे लेकर बाहर निकलूं, वो किसी की नजरों में आए और जो होना है वो हो जाए। सर पर तलवार लटकी हुई थी, उससे तो निजात मिल जाए। सीता और दुर्गा मेरी इस तजवीज से मुत्तफिक थी, लेकिन कल्पना के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। लेकिन बहरहाल वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। कल्पना ने नए कपड़ों में से एक जोड़ा पहना था, चोली, गागरा और चुनरी। इस लिबास में वो वाकई बहुत हसीन लग रही थी। चुनरी आजकल सिर्फ फैशन के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन इसका एक फायदा ये भी था कि इससे घूंघट निकालकर चेहरा छुपाया जा सकता था। हम जब खुफिया रास्ते से पिछले मकान में आए तो सीता भी हमारे साथ थी। वो हमारी तरफ देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। वापस आओगे ना? उसने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। क्या तुम समझती हो कि मैं कहीं भाग जाऊंगा? कोई भरोसा नहीं। सीता मुस्कुराई। कल्पना बहुत हसीन लड़की है, क्या पता तुम इसे लेकर कहीं भाग जाओ और मैं यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार करती रहूं। अगर कभी भागने की जरूरत पेश आई तो तुम भी मेरे साथ होगी, फिक्र मत करो, मैंने कहा। हम दरवाजा खोलकर पिछली गली में निकल आए। सीता उस वक्त तक दरवाजे में खड़ी रही थी जब तक हम गली से निकलकर बाजार का मोड़ नहीं घूम गए। कुछ दूर तक हम पैदल चलते रहे। फिर मैंने एक टैक्सी रुकवा ली और हम दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। कहाँ जाना है महाराज? ड्राइवर ने अपने सामने लगा हुआ आईना दुरुस्त करते हुए कहा। कहीं भी ले चलो बाया, मैंने जवाब दिया। हम तो इस शहर में नए आए हैं सैरो तफरी करने, जहाँ दिल चाहे ले चलो। पनोड़ी की हवेलियाँ वो सब हम देख चुके हैं। मैंने ड्राइवर की बात काट दी। किसी तफरी की जगह ले चलो, घूमने फिरने की जगह। समझ गया महाराज, आपको सैर करनी है, ड्राइवर ने कहते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। टैक्सी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर हल्की रफ्तार से दौड़ती रही और ड्राइवर किसी माहिर गाइड की तरह रास्तों और इमारतों के बारे में हमारी मालूमात में इजाफा करता रहा। उसने कई मरतबा किसी इमारत या किसी चौक पर टैक्सी रोकी थी और उन जगहों के बारे में बड़ी तफसील से बताया था और बिल आखिर शहर के मुख्तलिफ इलाके घुमाने के बाद वो हमें अमर सागर ले गया। ये वसी और अरीज इलाका तालाबों, छोटी छोटी मसनूई झीलों, कुओं और खूबसूरत छतरियों पर मुश्तमिल था। कई खूबसूरत पार्क थे। ये छतरियां दरअसल राजाओं और महाराजाओं की समाधियां थी। खूबसूरत कब्रिस्तान, जिस जगह किसी राजा की चिता जलाई गई थी,
वहाँ चबूतरा बनाकर खूबसूरत बारादरी और उसके ऊपर निहायत खूबसूरत छतरी बना दी गई थी। लातादाद छतरियां थीं और ये छतरियां यानी राजों महाराजों का कब्रिस्तान लोगों के लिए एक बेहतरीन तफरीह गाह बन गई थी। हम बहुत देर तक मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे। कल्पना चुनरी का घूंघट निकाले मेरे साथ जुड़कर चल रही थी। बाज लोग मुस्कुरा कर हमारी तरफ देख रहे थे। हम एक पार्क में बेंच पर बैठ गए। बड़ी चहल पहल और रौनक थी। मैंने एक ठीले से बील पूरी मंगवा ली। ये चाट खाने के लिए कल्पना को घूंघट उठाना पड़ा था। उसी दौरान एक पारसी जोड़ा हमारे करीब आकर बैठ गया। ये लोग मुंबई से आए हुए थे। मर्द की उम्र 50 और औरत की 45 के लगभग थी। नई नई शादी हुई है। औरत ने पहले कल्पना और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा। कल्पना का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कनखियों से मेरी तरफ देखा। मैंने पारसी औरत की तरफ देखते हुए असबात में सर हिला दिया। अच्छी जोड़ी है, नजर न लगे। पारसी औरत मुस्कुरा दी। हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ बैठे रहे और फिर उठकर एक तरफ चल पड़े। सूरज गुरूब होने वाला था। चहल पहल में कोई फर्क नहीं आया था। कल्पना ने बिल पूरी खाने के लिए घूंघट उठाया था तो दोबारा चुनरी को चेहरे पर डालने की जरूरत नहीं समझी थी। हम सड़क पर आ गए। कल्पना अब बेझिझक सी होकर चल रही थी। मेरा ख्याल था कि दूर तक पैदल चला जाए, लेकिन एक खाली टैक्सी हमारे करीब आकर रुक गई। मैंने पैदल चलने का इरादा मुलतवी कर दिया। वैसे भी उन पार्कों में, छतरियों में और कुओं और तालाबों में घूम घूम कर कल्पना थक गई थी और मेरा ख्याल था कि शहर के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी या चाय पिएं और फिर हवेली का रुख करें। मैंने दरवाजा खोलकर कल्पना को बैठने का इशारा किया। वो सीट पर बैठकर दूसरी तरफ सरकने लगी। मैं टैक्सी में बैठने के लिए झुका ही था कि न जाने किस तरफ से एक आदमी मेरे ऊपर आ गिरा। उस आदमी ने मुझे पकड़कर एक तरफ खींचा, पेट पर जोरदार घूंसा मारा और जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। टैक्सी इस दौरान हरकत में आ चुकी थी। दरवाजा खुला हुआ ही था। मुझे धक्का देने वाला शख्स दौड़ता हुआ टैक्सी में बैठ गया। दरवाजा धड़ से बंद हुआ और टैक्सी की रफ्तार एकदम तेज हो गई। मैंने कल्पना की चीख भी सुनी थी। मैं एकदम बदहवास हो गया। मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरे साथ इस किस्म का कोई वाकया पेश आ सकता है। ये कोई सुनसान और वीरान जगह नहीं थी, तफरीह गाह थी। सड़क पर 20 लोग खड़े थे और इतने लोगों की मौजूदगी में किसी लड़की को छीन कर ले जाने की कोशिश वाकई दीदा दलेरी थी। लेकिन मुझसे कोई चीज छीन लेना मामूली बात नहीं थी। अभी चंद रोज पहले ही तो ऐसी कोशिश में 2 गुंडे मेरे हाथों अपना बर्ता बनवा चुके थे। मुझे एतराफ है कि इस अचानक सूरत हाल ने एक लम्हा को मेरे हवास मुख्तल कर दिए थे। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। टैक्सी बहुत दूर निकल चुकी थी। लोग अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने इधर उधर देखा। एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। उसके करीब शायद उसकी बीवी खड़ी थी। मैं दौड़कर उसके करीब पहुंच गया। भाई साहब प्लीज, मैंने समाजत की। गुंडे मेरी पत्नी को उठा कर ले गए हैं। मोटरसाइकिल मुझे दे दें। वादा करता हूँ 1 घंटे से पहले इस जगह वापस ले आऊंगा। वो कोई शरीफ आदमी था। उसने मोटरसाइकिल मेरे हवाले कर दी। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने सीट पर बैठते ही हैंडल संभाला और पैर से गियर बदलते हुए एक्सीलेटर ग्रिप घुमा दी। मुझे कश्मीर के पहाड़ों में मोटरसाइकिल चलाने का तजुर्बा था और ये तो हमवार सड़क थी। ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था। मैं मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता चला गया। वो टैक्सी आगे वाले चौक से बाईं तरफ घूम चुकी थी। उस चौक पर पहुंचकर मैंने भी मोटरसाइकिल उसी तरफ मोड़ दी। उस तरफ ट्रैफिक कुछ और कम था। मेरे और टैक्सी के दरमियान तकरीबन 200 गज का फासला था। मैं बाइक की रफ्तार बढ़ाता चला गया। टैक्सी एक और सड़क पर घूम गई थी और मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह सड़क शहर से बाहर जाने वाली थी। आबादी बतदरीज कम होती जा रही थी और सामने बहुत दूर पहाड़ियां नजर आ रही थी। मेरे और टैक्सी के दरमियान फासला भी बतदरीज कम होता जा रहा था। आबादी अब पीछे रह गई थी। सड़क से हटकर दूर दूर इक्का दुक्का छोटी छोटी इमारतें या अहाते नजर आ रहे थे। वो टैक्सी सड़क से उतरकर एक ऐसी ही इमारत के सामने रुक गई जिसके गिर्द लंबा चौड़ा अहाता था। टैक्सी रुकते ही पहले ड्राइवर नीचे उतरा और फिर दूसरे आदमी ने नीचे उतरकर कल्पना को बाहर खींच लिया और उसे घसीटते हुए अहाते के फाटक की तरफ दौड़ने लगा। कल्पना चीखते हुए मुजाहमत कर रही थी। अहाते का लकड़ी का फाटक टूटा हुआ था। वो लोग फाटक में दाखिल हो चुके थे। मैंने मोटरसाइकिल फाटक के सामने रोक ली और उसे छोड़कर दौड़ता हुआ फाटक में दाखिल हो गया। एक तरफ बहुत लंबा चौड़ा शेड बना हुआ था जिसके सामने बड़े बड़े पीले पत्थरों के अंबार लगे हुए थे। शेड के साथ एक मुख्तसर सी इमारत थी और वो दोनों गुंडे कल्पना को उस इमारत ही में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये अंदाजा तो मैंने फाटक में दाखिल होते ही लगा लिया था कि वो इमारत वीरान थी और मुझे ये अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस शेड में कभी पत्थर काटने और तराशने की मशीनें लगी हुई होंगी। उन दोनों में से किसी के पास रिवॉल्वर या पिस्तौल जैसा कोई हथियार नहीं था।
अगर होता तो मुझे रास्ते ही में गिराने की कोशिश की जाती या अब करीब आने से रोका जाता। वो मुझे बड़ी आसानी से गोली का निशाना बना सकते थे, लेकिन उसके पास रिवॉल्वर या पिस्तौल नहीं था। एक गुंडा कल्पना को खींचते हुए वीरान इमारत के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ड्राइवर ने लंबे फल वाला चाकू निकाल लिया और मुझे रोकने के लिए तन कर खड़ा हो गया। मैं दूर ही से किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला और हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। मेरा एक पैर उसके मुंह पर और दूसरा उसके सर पर लगा। वो चीखता हुआ पुश्त के बल गिरा। उसका सर एक पत्थर से टकराया। उसके मुंह से निकलने वाली दूसरी चीख बड़ी खौफनाक थी। उसकी खोपड़ी पत्थर से टकराकर पाश पाश हो गई थी। मैं भी उसके करीब ही गिरा था, लेकिन दूसरे लम्हा उठकर उस बदमाश की तरफ लपका जो कल्पना को खींचता हुआ इमारत की सीढ़ियों के करीब पहुंच चुका था। इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई थी और पत्थर की 4 कुशादा सीढ़ियां थीं। कल्पना एक सीढ़ी पर अड़ गई और वो शख्स उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने शायद अपने साथी का अंजाम देख लिया था। वो कल्पना को छोड़कर शेड की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। उसी वक्त कल्पना की चीखती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। महावीर, पकड़ लो इसे, मार डालो, ये रामचंद धोबी है। इसने मेरी माँ को मार डाला था, मार दो इसे। तो वो रामचंद धोबी था। पहले तो मैं यही समझता रहा था कि उस रात होटल में जो गुंडा मेरे हाथों पीट कर भाग गया था ये उसके साथी होंगे, लेकिन मामला कुछ और निकला था। सूरज गुरूब हो चुका था और शाम का अंधेरा फैल रहा था। रामचंद धोबी शेड में बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी गर्दन दबोच ली और उसे मारता हुआ खुली जगह पर ले आया। यहाँ उसका दाव चल गया। वो मुझे जमीन पर गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से मेरा गला घोंटने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी और उसे दूर उछाल दिया और फिर उसे संभलने का मौका दिए बगैर मैंने उसे दबोच लिया। तुम समझते थे कि इस तरह कल्पना को ले दौड़ोगे? मैंने उसका गला दबाते हुए कहा। तुमने इसकी माँ को मार डाला था और इसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। तुम इंसान नहीं, भेड़िए हो। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी शामत ही आई थी जो इस वक्त तुमने कल्पना को अगवा करने की कोशिश की थी। गंगो कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना तुम्हारा गला घोंट दूंगा। बाबा बताता हूँ। रामचंद धोबी के हलक से गुटी गुटी सी आवाज निकली। मैंने उसके गले पर गिरफ्त ढीली कर दी। वो रामचंद धोबी बोला। वो राम डेवड़े में वाक़े काली के पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। और वो बूढ़ा ठाकर वो कहाँ है? मैंने फिर पूछा। वो अपनी हवेली में है, रामचंद धोबी ने जवाब दिया। वो दोनों तो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाएंगे, मगर तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। तुम कल्पना की माँ के हत्यारे हो। इसकी सजा तुम्हें हम देंगे। रामचंद धोबी ने अचानक ही मुझे पैरों से धकेल कर पीछे गिरा दिया। मैं रेत पर गिरा और संभलने की कोशिश कर रहा था कि रामचंद धोबी की खौफनाक चीख सुनकर चौंक गया और फिर दूसरे लम्हा मेरी कनपटियां सुलग उठी। कल्पना एक तरफ खड़ी रामचंद धोबी को देख रही थी, जिसका सर कुचला जा चुका था। कल्पना ने उसके सर पर जो पत्थर मारा था वो भी उसके करीब ही पड़ा था और खून से तर हो चुका था। कल्पना ने बड़ी हिम्मत से काम लिया था। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाए मौका की ताक में थी और फिर मौका मिलते ही उसने वार कर दिया था। वो उसकी माँ का कातिल था और उसने बदला ले लिया था। और अब वो एक तरफ खड़ी दहशत ज़दा सी नजरों से रामचंद धोबी की लाश को देखते हुए थर थर कांप रही थी। मैं कल्पना की तरफ बढ़ा तो वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। वो किसी अनजाने खौफ से थर थर कांप रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसका कंधा थपथपाने लगा। डरो नहीं, मैं उसे तसल्ली दे रहा था। सब ठीक हो जाएगा। 10-12 मिनट बाद ही कल्पना अपने खौफ पर काबू पा सकी थी। उस वक्त अंधेरा कुछ गहरा हो गया था। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।